सो आज का हम लोग का टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। ये टॉपिक कंटिन्यूएशन है एंटीपार्टम हैमरेज का। एंटीपार्टम हैमरेज में 3 कॉजेज़ थे, प्लेसेंटल कॉज था, अननोन कॉज था और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ थे। तो ये प्लेसेंटा कॉज के अंडर 2 चीज़ें आती हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा प्रीविया को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक यूट्रस बनाएंगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया में होता क्या है ना एक्चुअली कि जो इम्प्लांटेशन होना चाहिए प्लेसेंटा का, जो कि होता है फंडस वाले एरिया में, वो फंडस वाले एरिया में ना होकर वो लो लाइंग में हो जाता है। मींस प्लेसेंट जो यूट्रस है उसके नीचे हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो बेबी है वो डिसेंट डाउन नहीं हो पाता है, जो प्रेजेंटेशन होता है वो हो नहीं पाता है। और हम लोग जब भी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग को क्या फ़ील होगा, प्लेसेंटा फ़ील होगा। सो इसकी वजह से कभी कभी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो बेसिकली होता क्या है ना कि जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट हो जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, मीन्स नियर द इंटरनल ओस। यूट्रस में 2 जगह होता है, एक होता है इंटरनल ओस जो अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ होता है एक्सटर्नल ओस। तो इस समझ जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाता है एट टर्म, जो कि होता है नॉर्मली इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 0.5 सेंटीमीटर, और वही चीज़ एट 20 वीक्स पे हो जाता है 5 सेंटीमीटर, जो कि फॉर्म करता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट एट टर्म। ओके, एट टर्म और एट 20 वीक्स ऑफ जस्टेशंस। सो अब हम लोग डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं इसका कि it is a condition in which the placenta is attached to the lower uterine segment. Okay, किस कहाँ पे, near the internal os or on the internal os. Okay, so definition अब हम लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, चलिए। सो अब डेफिनेशन यही हो गया कि डेफिनेशन ये है कि प्लासेंटा इज़ अटैच्ड टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मींस नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाएगा। कहाँ पे, इंटरनल ओस के पास में या इंटरनल ओस में ही इम्प्लांट हो सकता है। ठीक है, सो डेफिनेशन देखते हैं इसका। डेफिनेशन सेज दैट इट इज़ द कंडीशन in which the placenta is attached to the lower uterine segment. ओके, लोअर यूट्राइन सेगमेंट कहाँ पे, जो कि इस्थिमस बना रहा है। इस्थिमस जो 0.5 सेंटीमीटर था नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, वही 20 वीक्स में कितना हो जाता है, 5 सेंटीमीटर हो जाता है। एंड दिस इस्थिमस विल फॉर्म अ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, नियर द इंटरनल ओस और ऑन द इंटरनल ओस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्लेसेंटा प्रीविया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो द कॉज इज़ बेसिकली अननोन। ये कोई कॉज पता ही नहीं है कि ये होता क्यों है। डिफरेंट थ्योरीज बनाए गए हैं जिससे पता चलता है कि अच्छा ये हो सकता है, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर एज्यूम्ड दैट दिस मे बी द कॉजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, जिसमें सबसे पहले आता है हम लोगों का कि सबसे पहला आता है कि क्या होता है जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो सोच कर क्या लगता है कि यूट्रस ही कंपैटिबल नहीं है कि वो उस जो फर्टिलाइज्ड ओवम आ रहा है उसको कैचअप कर पाए इंडोथीलियम में या फिर मायोमेट्रियम में, वो उसको कैच कर पाए जहाँ पे उसको इम्प्लांट होना था, या फिर ओवम में ही कोई प्रॉब्लम हो, या फिर वो नीचे गिर गया हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं, जिसमें से एक थ्योरी का नाम है ड्रॉप डाउन थ्योरी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो ऊपर इम्प्लांट ना होकर, वो जहाँ पे उसका पॉसिबल साइट है वहाँ पे इम्प्लांट नहीं होकर वो नीचे इम्प्लांट हो जाता है, मीन्स नीचे गिर जाता है, मीन्स नियर द इंटरनल ओस। ओके, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले
सॉरी। सो हम लोग यूट्रस बनाएंगे और ये फर्टिलाइज्ड ओवम है जो कि नीचे तरफ ये इसको आकर इम्प्लांट होना था, ठीक है। सो ये क्या होगा, यहाँ पे डिफेक्ट फाउंड होगा जो कि जो ब्लास्टूला बन रहा है वो डायरेक्टली फॉल डाउन हो जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ओके, क्यों हो रहा है? क्योंकि अपर यूट्राइन जो वॉल है मे बी डिफेक्टिव हो या फिर अनसुटेबल हो इम्प्लांटेशन के लिए। So, how we will write this? The blastula directly falls down and implanted in lower uterine segment, and because the upper uterine wall may be defective or unsuitable for the implantation. फिर दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि जो ओवम है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो ओवम में क्या होता है, आउटर लेयर होता है जो जोना पेलोसिडा होता है वो डीजेनरेट होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये जोना पेलोसिडा है ना, वो डीजेनरेट होता ही नहीं है और वो जोना हैचिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑल्टरेशन हो जाता है और जो ब्लास्टुला को अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होना था वो अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। तो जोना हैचिंग कब होता है? 6 to 7 डे में ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, सो इफ द फर्टिलाइजेशन is delayed due to Jonah hatching, then there may be the chances of placenta previa. इसको अब हम लोग वर्ड्स में लिख लेते हैं। ओके, now the blastula directly falls down and implanted in the lower uterine segment. The upper uterine wall may be defective or unsuitable for implantation. क्लियर टिल नाउ? ओके, अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि डिलेड जोना हैचिंग। जोना हैचिंग क्या होता है कि जोना पेलोसिटिक का डीजेनरेशन होना, अगर वो डिले हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। ओके, तो दूसरा होगा डिलेड जोना हैचिंग, this will lead to placenta previa. Okay, means Jonah pellucida degeneration is delayed and due to which it will lead to the placenta previa. Okay, degeneration is delayed and this will lead to placenta previa. So second cause is also clear. नाउ कमिंग टू द थर्ड रीज़न, थर्ड कॉज, ठीक है। क्या होता है ना कि जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है वहाँ पे हम लोग कहते हैं, जो जिस साइड पे इम्प्लांटेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस। ओके, उसके आउटर लेयर वाले को बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस और उसके बाहर जो मेम्ब्रेन बनता है उसको कहते हैं डेसिडुआ वेरा। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्यों हो सकता है? पहला तो यूट्रस में कोई फॉल्ट हो या फिर प्लेसेंटा इतना बड़ा हो कि वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को भी कवर कर ले रहा हो, ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो लाइक ये तो हम लोग का यूट्रस है और जो ये बना है अभी बाहर की तरफ जो बन रहा है ये हो गया, अंदर की तरफ जोना डेसिडुआ बेसालिस, बाहर की तरफ जोना डेसिडुआ कैप्सुलरिस और ये ग्रीन कलर डेसिडुआ वेरा। ओके, सो होता क्या है ना कि if the implantation involve decidua capsularis and decidua vera, then placenta previa will occur. Okay, so all things will be associated either to the uterus or placenta. If the uterus is not able to implant the
If the uterus is defective or unsuitable for implantations, then it will lead to placenta previa. Another cause may involve that is the placenta is not proper. The formation of a placenta is not proper. Either it is too big or there may be chances there is a two lobe. उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. So what we will write, if implantation involve Decidua capsularis एंड डेसिडुआ वेरा. डेसिडुआ कैप्सुलारिस एक मेम्ब्रेन है और डेसिडुआ वेरा उसके आउटर मेम्ब्रेन होता है. अगर ये दोनों लेयर्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो प्लेसेंटा बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस हैं कि प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाए. दूसरा क्या हो सकता है कि यूट्राइन स्कार हो सकता है. यूट्राइन स्कार मीन्स कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या फिर किसी तरीके का लैप्रोटोमी हुआ हो, कुछ भी यूट्राइन अगर स्कार होता है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया कॉज कर सकता है. ओके, सो स्कार इन द अपर यूट्राइन सेगमेंट. अब नेक्स्ट कॉज देखते हैं. क्या होता है कि प्लेसेंटा में भी तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है. तो लाइक ये प्लेसेंटा है, ओके. तो प्लेसेंटा में क्या हुआ, अगर वो बहुत बड़ा हो गया या फिर उसमें दो लोब्स हो गए, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया कॉज कर सकता है. सो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ इज अनदर कॉज इन विच देयर विल बी द टू थिंग्स, that is the membranaceae and succinsurata. So placental abnormalities. So placental abnormalities में हम लोग पढ़े थे कि membranaceae होता है और एक succinsurata होता है. उसका भी वीडियो मैं डाल दूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, ओके. और अगर आप लोगों को कोई नए वीडियोज़ या फिर कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. सो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ में मेम्ब्रेनेशिया हो जाएगा और सचिनस्यूरेटा हो जाएगा. ओके, सो मेम्ब्रेनेशिया में क्या होता है ना कि जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है वो बहुत लार्ज होता है जिसकी वजह से वो थिन हो जाता है, तो वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है. सचिनस्यूरेटा में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लोब ऐड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपर पार्ट में जो मेन प्लेसेंटा रहता है वो अपर पार्ट में होता है और जो नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा लोब होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया कॉज होता है. ओके, so succinsurata will be there will be the additional extra lobe will be connected to the main placenta, okay, through vessels. Now membranaceae में large and thin placenta will be there. Okay, so large and thin placenta. This will lead to placenta previa. And the extra lobe in the succinsurata will lead to the placenta previa. So it is very clear. So cause is basically related to either to the uterus, either to the placenta, or either to the ovum. Okay, so this is all about the causes and different assumptions which is made by the different peoples. Okay, so the cause is unknown. Now we will heading towards the high risk women in which the placenta previa may occur. Okay, so the high risk, सो बेसिकली मल्टीपैरस वुमेन में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं. ओके, सो मल्टीपैरस वुमेन and the woman whose age is more than 35 years. Basically, age is the most important factor in any kind of a disease condition in obs and gynae. Okay, so age is the big factor. If the woman is more than 35 years of age or very teenage pregnancies, there different kinds of complications may occur. Okay, so multiparous woman, age, twin pregnancy. In twin pregnancy, what it will be there with the demand is more, demand ज़्यादा होगा, तो what will happen, it will increase the size of the placenta, there will be the large placenta will found. Okay, then another thing is the smoking. Smoking is also related to large placenta. How? So
in smoking, what will happen, there will be the increase in carbon monoxide. Okay, the lady is smoking, there will be the increase in CO2, carbon monoxide, and the it will lead to hypoxic state. And in order to compensate that CO2, carbon monoxide, the placenta will work more, and in turn it will become a large. Okay, so carbon monoxide will be increased, then hypoxic state will form. To compensate that thing, the placenta will become enlarged. Okay. Okay, the placenta will be large. So there may be the large placenta may be get attached to the lower uterine segment. Okay, so these are the risk factors. So placental size, as I was talking about placental size, that is membranaceawhat happened in membranaceathere is a large placenta. Large means बड़ा placenta, और वो thin हो जाएगा जिसकी वजह से वो lower uterine segment में implant हो जाएगा. Means the placenta will be implanted in the lower uterine segment due to the large and thin placenta. Then placental abnormalities like extra lobe will be connected to the male lobes. So placenta suscensurata, yeah. Then there may be the chances like in also we have in different theories we'll read about that there is an increased chance of placenta previa in a woman who have been undergone the any kind of operative surgeries in upper uterine segment. So previous cesarean section is one of the factor which leads to placenta previa in most of the women's. So it is also another risk factor. Okay, any scar in the uterus and curettage. Okay, curettage is also may contribute to placenta previa. So let's understand it with the diagram. Like this is the uterus. Okay, so this is the uterus. If there is any kind of it is all things are related to this part only. Okay, so if there is any kind of a scar, then the placenta there the ovum does not get the fertilized ovum or blastula does not get implanted in the upper part. It will definitely leads down and get implanted in the lower uterine segment. The placenta will be here in lower uterine segment. Okay, there may be the chances that one lobe is implanted in a right place, the another lobe just implanted in the lower uterine segment, so it is known as placenta suscensurata. Then another thing is the placenta membranacea. In membranacea there will be the thin placenta and there will be the large placenta. Okay, so these are the basic causes, or you can say the risk factors which may lead to the placenta previa. Okay, there may be the chances there will be the scar, there may be chances there is a previous caesarean section will be there. Okay, so these are the high risk factors. First is the multiparous, age, twin pregnancy there will be the large placenta. Another factor which leads to large placenta is smoking, placenta membranacea. Then a placental abnormality suscensurata, that is placenta suscensurata. Previous caesarean section also contribute. Now scar in the uterus and curettage. Okay. Now coming to the types of placenta previa. Okay, so in types of placenta previa there is a different placenta get implanted in the uterus with different distance from the internal os. Okay, so there is a basically four types of placenta previa. So we will we will learn in detail. So types of placenta previa include four types, that is low lying placenta, marginal placenta, incomplete placenta, and complete placenta. So from the name only you can recognize, we can understand what the
टाइप्स ऑल अबाउट मीन्स लो लाइंग मीन्स वो आस पास है, मतलब इंटरनल ओस के पास में है, बट इट इज़ नॉट टचिंग द इंटरनल ओस. मार्जिनल मीन्स इट इज़ टचिंग द मार्जिनल, मीन्स अबाउट टू रीच द मार्जिनल. ओके, इट इज़ टचिंग द मार्जिनल. इनकम्प्लीट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड द हाफ पार्ट, and complete means it completed the whole. So low lying, marginal and incomplete. The last one is fourth one, complete or central. Central. Okay, so we will draw a diagram for each type. So we will form a uterus. So we will make a one margin which is showing the internal os. So internal os, near the internal os, if the placenta is touching the internal os, then it will be the marginal. Okay, so low lying means it is about to touch the internal os but not touching the internal os. Okay, it may be 2 to 3 centimeter above from the internal os, like that. Okay, so there is a question ki if we can do PV in placenta previa. No, plus PV is prohibited in placenta previa, but in low lying we can do. Okay, if USG has diagnosed that the placenta previa is low lying type, then we can go for PV. But in marginal, incomplete and complete, we cannot do PV, otherwise it will create an infection. There may be the chances that the baby get hurt, there may be the chances that there will be the rupture of membrane, there will be chances there the bleeding. Okay, so in marginal it is touching the internal os, just touching the internal os, and incomplete it will partially cover the internal os, and in complete it will fully cover the internal os. Okay, so the low lying placenta is also known as first degree, marginal second degree, incomplete third degree, and complete is the fourth degree. Okay, so in marginal there is another classification, that is the anterior and the posterior. Okay, so marginal will be again classified into two, that is anterior and posterior. So what will happen na कि low lying placenta is not that much dangerous, but in marginal क्या होता है कि anterior और posterior होता है. तो imagine करने की कोशिश करो कि अगर वो anterior है तो उतना ज़्यादा complex नहीं होगा, अगर वो posterior है then क्या होगा कि baby का जो head है वो उसको compress करेगा, then compress करेगा तो देयर में भी द चांसेस कि प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो जाए, बेबी हाइपोक्सिक स्टेट में चले जाए. ठीक है, तो क्या होता है कि जो सेकेंड डिग्री का पोस्टीरियर होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. ओके, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया में काउंट किया जाता है. सो अब हम लोग इंटरनल ओस बनाएंगे, उसके बाहर से देखेंगे कि वो कैसा दिखता होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरनल ओस है और ये प्लेसेंटा कैसा विजुअलाइज होगा, कंप्लीट में फुल्ली कवर करेगा, पार्शियली में क्या होगा ये हाफ कवर करेगा. ठीक है, और ये मार्जिनल में जस्ट टच करेगा इंटरनल ओस को. ओके, और ये जस्ट ऊपर lying just above the internal os. This is the internal os. Okay, it is covering fully, it is just touching the internal os and it is not covering the internal os. Now it is clear. In marginal also it will just touch the internal os.
Now, dangerous placenta previa. Dangerous placenta previa is a marginal posterior. Okay, as I have already told you, marginal posterior में क्या होगा कि वो फुल्ली कवर कर देगा एंटीरियर पोस्टीरियर इनलेट को, जिसकी वजह से वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो जाएगा, और जो ऊपर से फीटल हेड आ रहा है वो प्रेशर क्रिएट करेगा प्लेसेंटा में, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिक स्टेट हो जाएगा. ओके, अब इसी को हम लोग फ्लो चार्ट में लिख लेंगे. क्यों ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है? क्योंकि क्या होगा कि देयर विल बी डिक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द इनलेट. ओके, सो it will does not allow the vaginal delivery, means vaginal delivery will be not possible because there will be the decrease in the anterior posterior. How the baby will get delivered? Okay, so vaginal delivery will be not possible in that case. And also incomplete and complete vaginal delivery is not possible, but we will always go for the cesarean section, but there is a chances that there may be the fetal complexities may lead, there may be the chances that fetal get compromised, so we will opt for the LSCS. Okay, now, decrease in anterior posterior diameter of the inlet will create a pressure on the placenta, and this will lead to the hypoxia. Okay, I think it is clear. It is the most dangerous one. Okay. Now coming to the sign and symptoms of placenta previa. So okay, imagine there is a low lying placenta, and what will be the sign that mother come with? There must be a bleeding. Okay, there must be a bleeding. Why bleeding? Because like in फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि प्लेसेंटा भी छोटा होगा, प्लेसेंटा उतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ होगा, तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी. So bleeding will be the first sign and symptoms. So what will happen? Near the term there will be the stretching of the lower uterine segment, and due to this stretching there may be the chances that the placenta will stretch out and detach. Means मैंने क्या बोला कि जब placenta जब like in second trimester में क्या होगा कि there will be the small uterus and in that part the placenta attach होगा. ठीक है, बट क्या होगा कि जैसे ही टर्म आएगा तो क्या होगा कि वो प्लेसेंटा भी स्ट्रेच होगा, जैसे कि प्लेसेंटा इम्प्लांटेड था. ओके, ये इतने छोटे एरिया में था, अब ये बड़ा होगा, तो क्या होगा वो जो अटैचमेंट था वो उसमें स्ट्रेचनिंग होगी. तो स्ट्रेचनिंग की वजह से क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, क्या होगा वहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी. समझ में आ गया? सो ब्लीडिंग क्यों होगा? नियर टर्म देयर विल बी द स्ट्रेचनिंग ऑफ अ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, प्लेसेंटा विल स्ट्रेच आउट एंड डिटैच एंड इट विल लीड टू द ब्लीडिंग. सो इसको हम लोग वर्ड्स में लिख लेंगे. नियर टर्म स्ट्रेचनिंग of lower uterine segment will occur, and this will stretch the placenta and detachment will occur. Okay, so stretch, placenta will stretch and detachment, and this will lead to bleeding. Okay, so placenta stretch हुआ, detach हुआ, bleeding start हो गया. Okay, so this is the placenta, this is the small one, this is the big one, there is a stretching, there is a bleeding. So this will lead to bleeding. Now there may be the chances कि जो वेसल्स हैं अंदर की तरफ, जैसे प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, इंटरविलर स्पेस होता है, देन बेबी का वेसल्स जाता है, तो इफ वेसल्स आर रप्चर्ड,
then the placental blood may be seen. In that bleeding, only maternal blood will be there. But if vessels are ruptured, fetal blood may be also seen, but it is in rare case. Okay, so our body is a magical. Okay, so if any organ fails to do their work, other organs will help him. Okay, to compensate, if there will be the bleeding, to stop bleeding, what other will do, they will form a thrombus. Okay, there will be the thrombus formation where in uterine vessels, in intervillous space. Okay, and also the fetus is also descend down. Sorry, so there will be the pressure by the fetus. Thrombus formation will occur where intervillous space and uterine vessels, and also from the pressure by the fetus. So it will help to stop bleeding. Now, coming to the symptoms, what are the symptoms the patient will observe? Okay, so bleeding, what kind of a bleeding will be there? So, it will be painless bleeding. Sudden bleeding means there may be not anything cause will be associated to bleeding. There the sudden bleeding and recurrent bleeding will be involved. Causeless bleeding. Okay, so the symptoms are those symptoms that is the patient is observing. So patient will say that the bleeding is painless, means she doesn't feel any kind of a pain, means वो बोलेगी बस bleeding हो जा रहा है मेरा, sudden होता है, recurrent होता है. Okay, so we will write, मेरे साथ साथ आप भी notes बनाते जाओ, then it will be very helpful. Okay, so first क्या होगा, painless होगा, sudden होगा, recurrent होगा, causeless होगा. ओके, सो पेशेंट अगर कंप्लेन करती है, कभी भी क्लिनिकल क्वेश्चन में आता है कि देयर मे बी द देयर इज़ अ पेनलेस ब्लीडिंग. सो पेनलेस, वेन एवर देयर इज़ अ पेनलेस टर्म मीन्स इट इज़ अ प्लेसेंटा प्रीविया. ओके, देयर मे बी द चांसेस दैट इट इज़ अ प्लेसेंटा प्रीविया. वन डायग्नोसिस you can make. Then what are the signs we will see? So whenever the mother come, we will check for the history, we will check for the fundal height, we will touch the uterus and see how the uterus will feels like. So the sign we will see will be the sign fundal height correspond to gestational age. Okay, there is no change in the fundal height because there is a placenta, there is a baby. But the problem here is the placenta gets implanted in the wrong place. मतलब जहाँ पे उसे इम्प्लांट होना था वहाँ ना होकर वो नीचे इम्प्लांट हो गया. तो जस्ट हाइट में क्या प्रॉब्लम आएगी? हाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, और यूट्रस का जो फील है वो भी सॉफ्ट रहेगा, टेंडर तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी तरीके का जब वो ब्लीडिंग हो रहा हो तब वहाँ पे टेंडरनेस हल्का महसूस हो सकता है, बट इन जनरल केस इट इज़ फाउंड टू बी सॉफ्ट. ओके, इट द यूट्रस फील सॉफ्ट, नो टेंडर विल बी देयर. अगर उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो देयर मे बी द चांसेस द मदर विल गो इन टू एनीमिक कंडीशंस. ओके, मदर में लुक लाइक अ पेलर अपीयरेंस होगा. सो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो मदर में बी एनेमिक प्लस पेलो. ओके, तो अगर प्लासेंटा प्रीविया है, ओके, प्लासेंटा गेट्स इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तो क्या होगा कि जो प्रेजेंटेशन है फीटल हेड को जो डिसेंट डाउन होना था, प्रेजेंटिंग पार्ट को जो नीचे होना था, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना था, वो ना होकर अब क्या होगा, वहाँ पे माल प्रेजेंटेशन हो जाएगा. ओके, सो माल प्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया में माल प्रेजेंटेशन होता ही है. ओके, सो क्या प्रेजेंटेशन होगा? ब्रीच, ट्रांसवर्स और अनस्टेबल. और फीटल हेड जो है वो नीचे की तरफ पालपेट नहीं होगा. हेड ऑफ द फीटस विल रिमेन फ्लोटिंग. ओके, so the malpresentation, breech, transverse and unstable, and the head of the fetus
remain floating. नाउ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, जैसे मैंने कि बताया, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म यू हैव टू रिमेंबर, दैट प्लेसेंटा प्रीविया में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है. सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वल्बल एग्जामिनेशन करेंगे. वल्बल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नली विजुअलाइज करेंगे कितना अमाउंट आ रहा है, कौन से कलर आ रहा है, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है लेडी को. अगर हम लोग अमाउंट से ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट शॉक में जा रही है, यानी कलर से ये पता कर सकते हैं कि वो ब्राइट रेड है या फिर डार्क रेड है, कैसा है, पूरा गाढ़ा खून आ रहा है, मतलब फ्रेश ब्लड्स आ रहा है, ये सब. ठीक है, सो बल्बल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम लोग ब्लीडिंग को इंस्पेक्ट करेंगे. क्या इंस्पेक्ट करेंगे, अमाउंट क्या है, कलर क्या है, ओके. और ये सब कहाँ से देखेंगे, ये सब होगा एक्सटर्नली विजिबल होगा. ठीक है, ये सब कहाँ से देखना है, पीवी एग्जामिनेशन नहीं करेंगे हम लोग, उसको एक्सटर्नली विजुअलाइज करेंगे, अमाउंट एंड कलर, ट्रॉमा. सो आप लोग इसको लिख लो, इट विल बी एक्सटर्नली विजिबल. So externally visible. नाउ अब चलते हैं हम लोग का फीटल हार्ट साउंड. फीटल हार्ट साउंड में क्या क्या पता चलेगा. ओके, सो फीटल हार्ट साउंड में क्या दिखेगा हम लोगों को, सो फीटल हार्ट साउंड में क्या दिखेगा कि जनरली जो है एफएचएस प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो क्या होता है कि फीटल हार्ट साउंड डिलीवरी के टाइम पे बेसिकली देखा जाता है कि कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहा होता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा कंप्रेस होता है, और देयर में बी देयर इज़ अ डिक्रीज इन द फीटल हार्ट रेट. सो इट इज़ नॉर्मल, बट क्या होता है कि यहाँ पे एक साइन दिखता है, उसको एक तरीके का साइन माना जाता है, जिसको कहा जाता है स्टॉल वर्दी साइन. ओके, सो क्या होता है, जनरली फीटल एफएचएस प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में, बट यहाँ पे स्टॉल वर्दी साइन का मतलब क्या हुआ कि ऑन पुशिंग फीटस डाउनवर्ड, तो ऑन पुशिंग द फीटस डाउनवर्ड, placenta compromises, placenta will compress, and this will lead to decrease in fetal heart rate. Now it is basically become normal, the fetal heart rate become normal on release. Okay, normal on release after the delivery of the baby. Now this condition, this whole process is known as stall worthy sign. Okay, so the whole process is known as stall worthy sign. Now we already discussed the causes, different theories made on, and the sign symptoms. Okay, now the
कमिंग टू डायग्नोसिस, हाउ वी कैन डायग्नोस द प्लेसेंटा प्रीविया. सो डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं ना कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बहुत तरीके का है, जैसे कि ट्रांस वजाइनल, ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांस पेरिनियल. सो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस विजुअलाइजेशन के थ्रू बन सकता है. ठीक है, तो अगर ट्रांस वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं मीन्स एक प्रोब रहता है जिसको वजाइना में डाला जाता है. ठीक है, तो अभी हम लोग जैसा कि बात की कि पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, पर अगर यूएसजी प्रेजेंट है, अगर किसी को डायग्नोस करना है कि प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं, तो पर ट्रांस वजाइनल एक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है. तो ट्रांस वजाइनल में क्या होता है, बेसिकली ये अनकम्फर्टेबल होता है फॉर मदर. क्यों अनकम्फर्टेबल होता है? क्योंकि जो ब्लैडर होता है नियर टू वजाइना, ठीक है, वो कंप्रेस होता है. तो क्या कहना है हम लोगों को मदर को, बिफोर डूइंग ट्रांस वजाइनल एग्जामिनेशन वी हैव टू आस्क द मदर टू वॉइड. ओके, अनदर मेथड इज द ट्रांस एब्डोमिनल. एब्डोमिन में प्रोब रखा जाता है और वहाँ से विजुअलाइज किया जाता है थ्रू एब्डोमिन. ओके, नाउ द थर्ड वन विल बी ट्रांस पेरिनियल. Transperineal. नाउ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इनिशियली जो प्लेसेंटा रहता है, जैसे कि पहले यूट्रस छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे टर्म तक बढ़ते जाता है. तो हम लोग कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस इनिशियल पीरियड में नहीं कर सकते क्योंकि प्लेसेंटा में भी ऐसा हो कि वो लो लाइंग हो, पर जैसे जैसे यूट्रस स्ट्रेच होता है वैसे वैसे वो प्लेसेंटा ऊपर की ओर बढ़ जाए. ओके, सो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस किया जाता है एट 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. ओके, सो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कैन बी मेड एट 34 वीक. इनिशियली क्या होता है, प्लेसेंटा में भी लो लाइंग, बट जैसे जैसे जेस्टेशनल वीक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्लेसेंटा ऊपर की ओर चला जाता है. ठीक है, तो देयर में बी द चांसेस कि प्लेसेंटा प्रीविया 34 वीक्स के बाद भी हो, पर बहुत रेयर केस में होता है. इन 2 to 4% वुमेन में ही देखा जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है. सो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हम लोग कब बना सकते हैं? एट 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. So at 34 week confirmatory diagnosis made. Now another diagnostic method is color Doppler method. Okay, so color Doppler method in which we can use MRI. So we'll write it down. The another method is color Doppler imaging. In which we will use MRI. Now coming to the management. So placenta previa is a condition in which the placenta will be located at the lower uterine segment. So we have to be prepared for the both, that is the vaginal delivery and cesarean sections. So double setup examination is done in which the vaginal delivery will artificial rupture of membrane will be done and the oxytocin will be used, and it is basically done in the case where the USG is not available, USG result is unclear or low lying प्लेसेंटा मीन्स देखिए प्लेसेंटा प्रीविया ऐसा कंडीशन है जहाँ की प्लेसेंटा नीचे हो जाता है. तो इसमें क्या चांसेस है कि मदर या तो विजाइनली डिलीवर कर लेगी लो लाइंग प्लेसेंटा में. इट इज़ डन कब होता है? जब यूएसजी अवेलेबल नहीं हो. ठीक है, तो वजाइनल डिलीवरी भी पॉसिबल है, LSCS भी पॉसिबल है. तो अगर USG में अवेलेबल नहीं है तो हम लोग PV करेंगे. ठीक है, इसमें चांसेस है कि इन्फेक्शन होने का, बट मोस्ट प्रोबेबली वी basically not do the vaginal examination, means a PV examination. We will just do a vulval examination. So it is double setup examination is done in when the USG is not available, USG result is unclear or low lying placenta. Okay, in that case also we will go for per vaginal examination.
Now the coming to the management of placenta previa, I have made a flow chart so for your better understanding. So we'll start with the flow chart. Now the management of placenta previa starts when the mother comes to the hospital with the complaint of bleeding. So first we have to admit the patient in the hospital. Now after that we will check for the bleeding कि कितना bleeding है, amount क्या है, color क्या है, क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है. If the color is bright red means the bleeding in mother can go in the hemodynamic state. We have to check the amount also. Then after check the vitals. अगर mother shock में जा रही होगी तो उसका BP घट जाएगा, pulse increase हो जाएंगे, TPR check करेंगे, BP, hemodynamic status of woman. Now after that we will do the abdominal examination where we will found the soft non tender uterus. Now there may be the chances that if the bleeding will occur more, then there may be chances the uterine will be more tender. Now the fetal response, we have to check the fetal response through cardiotocography and USG. Now the fetal age and maturity, weeks of gestation, we have to also find out what is the week of gestation. If the week of gestation is less than 34 week, we have to stay the mother in pregnancy. We have to check the mother is stable or not. Now the management depends upon the three factors. First one is the fetal maturity, status of the bleeding, mother hemodynamic status, and week of gestation. So we will check for the maturity of the fetus. If not mature, we have to give a steroid therapy. Status of the bleeding, if the mother is if it is more bleeding or not, or mother is hemodynamic status or week of gestation. Now there is a two management, that is expectant treatment and active treatment. Okay, so expectant, what we will do, it is a condition where the bleeding does means bleeding has stopped. Okay, bleeding has ceased and the pregnancy is more than 37 weeks, means there is no problem, we can deliver the baby. Patient is also stable and FHS is reassuring, and cardiotopography, there is a reactive fetus. Okay, so if it is a 37 week of pregnancy and the placenta is less than 2 to 3 centimeter away from the internal os, then we will go for the trial of labor. In trial of labor, I have already told you, we have a double setup examination. In the double setup examination, what we will do, we will just rupture the membrane, give oxytocin, and if there will be the satisfactory process of labor, we will go for the vaginal delivery. Okay, so double setup examination will be there. If the woman with low lying placenta, and if the delivery is not possible, we will go for LSCS. Now in active management, there is a continuous bleeding, there will be the gestational will be more than 37 weeks, patient is in labor and the FHS is not ensuring, and there will be the mother is not hemodynamically stable, and there may be the chances that the fetus maturity is not achieved, then we have to give a steroid. In that case, we have to go for LSCS. Okay, so this is all about the management of placenta previa. I hope you like the video. If you like, please subscribe. Thank you.